हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज मैं अंतरा भाग 2 का गद्य खंड की शुरुआत करने वाली हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया प्रेमधन की छाया स्मृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस निबंध में साहित्य के प्रति अपने शुरुआती रुझानों का बहुत ही रोचक वर्णन किया है कि किस प्रकार से उनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में बढ़ती चली गई। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया है और अपनी मित्र मंडली के बारे में बताया है, और अंत में उन्होंने बताया है कि प्रेमधन के संपर्क में आने से शुक्ल का जीवन किस प्रकार से बदल गया। यह एक प्रकार का संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें शुक्ल जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में किस प्रकार से उनका साहित्य के प्रति रुचि का विकास हुआ, इसका वर्णन किया है। किस प्रकार से उनका बचपन, जो कि साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था, बाल्यावस्था में यानी बचपन में ही किस प्रकार भारतेंदु जी एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकारों, विशेषतः प्रेमधन के नज़दीक उनके सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार किस प्रकार से आकार ग्रहण किया, उसकी अत्यंत ही मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत हुई है। इस निबंध में प्रेमधन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह से प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार शुक्ल जी आकर्षित हुए तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का यहाँ चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। तो आइए अब हम इस निबंध की शुरुआत करते हैं। प्रेमधन की छाया स्मृति। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर शुक्ल जी अपने बचपन को याद करते हुए बताते हैं कि उनके पिताजी को फ़ारसी का बहुत ही अच्छा नॉलेज था और वे उनके पिताजी फ़ारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिला करके पढ़ा करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिताजी रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सभी लोगों को इकट्ठा करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करके सुनाया करते थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रामचरितमानस भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, और रामचंद्रिका रीति काल के महान कवि केशव दास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इन दोनों ही ग्रंथों में भगवान राम के जीवन चरित का वर्णन किया गया है। आगे निबंध में लिखा गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्ज़ापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि उनके पिताजी को आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक बहुत प्रिय थे, इसलिए कभी कभी रामचरितमानस और रामचंद्रिका के साथ साथ वे भारतेंदु जी के नाटक को भी पढ़ करके सभी परिवार वालों को सुनाया करते थे। आगे वे कहते हैं कि जब उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है हमीरपुर से मिर्ज़ापुर, तब उस समय शुक्ल जी की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। उसके पहले से ही भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। शुक्ल जी कहते हैं कि जब उनके पिताजी का ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर होता है, उसके पहले से ही उनके मन में एक मधुर भावना थी। किसके प्रति? भारतेंदु जी के प्रति। यहाँ पर एक बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे साहित्यकार, और हरिश्चंद्र नाटक के जो रचयिता थे राजा हरिश्चंद्र, उसमें शुक्ल जी
कोई अंतर नहीं कर पाते थे। उन्हें दोनों का नाम एक होने के कारण दोनों व्यक्ति उनके जहन में एक से ही थे। वो दोनों को एक ही समझ लेते थे। ऐसा होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो नाम की एकता के कारण वो दोनों व्यक्ति को एक ही समझ लेता है। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है कि हरीशचंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। यानी वो दोनों को एक ही व्यक्ति समझते थे। मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरीशचंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। इन्हीं का उपनाम प्रेमधन था, जिनके उपनाम पर आपके चैप्टर का नाम रखा गया है प्रेमधन की छाया स्मृति। इन्हीं का पूरा नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन था। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जब वो मिर्जापुर आ गए तो कुछ दिनों के बाद उन्हें ऐसा सुनाई पड़ा कि उनके शुरू से जो पसंदीदा लेखक और जिसके प्रति उनके मन में बचपन से ही एक मधुर भावना जगी हुई थी, भारतेंदु जी, उनके ही मंडली के एक लेखक, या यूं कह लेते हैं कि उनके एक मित्र उनके घर के समीप ही रहते हैं। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई, जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगुआ हुए। मील डेढ़ का सफ़र तय हुआ। पत्थर की एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था। बीच बीच में खंभे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। लेखक कहते हैं कि भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह इस बात से पता चलता है कि जब लेखक को पता चला कि भारतेंदु जी के एक मित्र उनके घर के समीप ही कुछ दूरी पे रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बालक मित्रों की एक मंडली जोड़ ली, यानी अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, और जो चौधरी साहब के मकान को जानते थे उनको आगे रखा गया। मील डेढ़ का सफ़र तय करने के बाद वो सारे बच्चे पत्थर के एक बड़े मकान के सामने जाकर के खड़े हो गए। नीचे का बरामदा खाली था और ऊपर का बरामदा सघन का यानी घने लताओं के जाल से आवृत यानी घिरा हुआ था। तो वो सारे बच्चे कहाँ पहुँच गए? प्रेमधन जी के घर के नीचे। उनके घर का वर्णन किया गया है कि उनका घर जो था वो पत्थर से बना हुआ था और सघन लताओं से बालकनी बिल्कुल घिरा हुआ था। हरियाली थी, बीच बीच में खंभे थे और खुली जगह थी बालकनी में, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और सभी बच्चों ने कहा कि उसी ओर देखते रहो, कुछ देर में ज़रूर वो बालकनी में निकल करके आएंगे। कोई दिखाई ना पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंभे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यह पहली झांकी थी। ज्यों ज्यों मैं सयाना होता गया, त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत देर खड़े रहे वहाँ पे, लेकिन हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे सड़क पर कई चक्कर लगाते रहे, यानी आशा और उम्मीद को साथ लिए वे वहाँ पे खड़े होकर के इंतज़ार करते रहे कि शायद से कुछ देर बाद प्रेमधन जी अपने बालकनी में या घर के बाहर निकलते हुए ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। इतने में क्या होता है कि कुछ देर बाद एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया कि उधर देखो। सारे बच्चे उधर देखने लगे और क्या देखते हैं कि लता प्रतान यानी जो घनी लता थी, उनके बीच में खंभे के सहारे एक मूर्ति की तरह कोई खड़ा है। एक व्यक्ति खड़ा है जिसके दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ उनका खंभे पर था। देखते ही देखते मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई, यानी थोड़ी ही देर के बाद प्रेमधन जी वापस अंदर चले गए। और यही पहली झांकी थी, यह पहला दृश्य था जब लेखक ने प्रेमधन जी को देखा था।
और जैसे जैसे लेखक बड़े होते चले जाते हैं उनका हिंदी के प्रति, हिंदी के नए नए साहित्यों के प्रति उनका रुचि, इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाता है। आगे लेखक बताते हैं कि जब वे क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे उस समय स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे घर में आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ पाठक जी ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकें ला कर पढ़ा करता। लेखक बताते हैं कि जब वे क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे उस समय उनके पिताजी के जो सहपाठी मित्र थे बाबू रामकृष्ण वर्मा, उनका एक प्रेस था, भारत जीवन प्रेस, जहाँ पे हिंदी साहित्य की पुस्तकें छपा करती थी। तो उनके पिताजी अक्सर भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें अपने घर में मंगवाते थे, परंतु वो छिपा कर रख देते थे। वो खुद पढ़ते थे और छिपा कर रख देते थे, क्योंकि उनके पिताजी को यह डर होता था कि कहीं इस उम्र में शुक्ल जी इन किताबों को पढ़ने लग गए तो उनकी जो पाठ्य पुस्तक है, उनकी जो सिलेबस की किताबें हैं, वह उन्हें अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। और इसलिए उनके पिताजी स्वयं पुस्तक को पढ़ते थे और छिपा करके रख देते थे और लेखक उन्हें ढूंढ कर पढ़ते थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही क्या हुआ कि उनके पड़ोस में ही केदारनाथ जी पाठक ने एक लाइब्रेरी खोल दिया। अब तो लेखक को उन पुस्तकों को ढूंढ के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो सीधा लाइब्रेरी में जाते थे, पुस्तक लेकर आते थे और साहित्य की किताबें पढ़ा करते थे। तो लाइब्रेरी उनके घर के समीप खुल जाने से भी उनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रुचि का विकास बढ़ता चला गया। एक अन्य घटना का यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार एक आदमी को साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे बारात में काशी भेजा। काशी यानी बनारस। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। चौखंबा एक काशी में ही एक मोहल्ला है। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक को निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे मुझे प्रायः देखा करते थे। लेखक बताते हैं कि एक बार क्या होता है कि उनके पिताजी किसी आदमी को साथ करके उन्हें काशी बारात में भेजते हैं। लेखक बारात जाते हैं तो वहाँ पे बारात का जो जगह था उससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, जो जगह का नाम इन्होंने चौखंबा बताया है। तो वहाँ पर वे देखते हैं कि जो उनके घर के समीप जो लाइब्रेरी जिन्होंने खोला था पंडित केदारनाथ जी पाठक, वो किसी घर में से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे मुझे देखते ही वे खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान में से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। पाठक जी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। लेखक यहाँ बताते हैं कि जब उन्होंने उस मकान से अपने परिचित व्यक्ति को निकलते हुए देखा तो वे रुक गए और केदारनाथ पाठक जी भी उनको पहचान लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में वो अक्सर शुक्ल जी को देखा करते थे जब वे पुस्तकें लेने जाते थे। तो वहीं पे खड़े हो गए और बात ही बात में पता चला कि जिस मकान से केदारनाथ जी पाठक निकल रहे थे वह भारतेंदु जी का घर था। अब देखो यहाँ पे शुक्ल जी जो कि बचपन से भारतेंदु जी के फ़ैन थे, जिनके पिताजी बचपन से ही घर में भारतेंदु जी के नाटक सबको इकट्ठा करके पढ़ के सुनाया करते थे। शुक्ल जी के लिए तो वह किसी हीरो से कम नहीं थे। और जब उन्होंने यह जान लिया कि यह मकान भारतेंदु जी का है तो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा चाह और कुतूहल की भावना भर गई। चाह मतलब चाहत की, उसे और जानने की, कुतूहल मतलब जिज्ञासा भारतेंदु जी के बारे में। और शुक्ल जी की यह जिज्ञासा एवं भावुकता को देखकर पाठक जी बहुत ही प्रसन्न हुए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत ही शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिसमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी मुख्य थे। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि
वो जो प्रथम परिचय भारतेंदु जी के मकान का उनको जो प्राप्त हुआ था, वो धीरे धीरे बहुत ही जल्दी गहरी दोस्ती में बदल गया। यानी अब वे भारतेंदु जी के काफ़ी निकट आ गए थे, उनके मित्र बन गए थे। और जब शुक्ल जी 16 वर्ष तक की अवस्था में पहुँचे तो उस समय उनके पास एक उनके हम उम्र लोगों की एक खासी मंडली उनको मिल गई थी, जिसमें से प्रमुख थे श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी, जो उस समय के युवा साहित्यकार हुआ करते थे। उन लोगों की उनको एक मित्रता भरी मंडली प्राप्त हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से भी हिंदी के क्षेत्र में उनकी रुचियों का विकास हुआ। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने आप को एक लेखक ही मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। लेखक कहते हैं कि जो उनकी मंडली जो थी उसमें जो चर्चाएं हुआ करती थी, उसमें जनरली नए और पुराने लेखकों के बारे में चर्चाएं हुआ करती थी। और ये लोग जिस चर्चा में जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, और जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे ये लोग। और लेखक बताते हैं कि जिस स्थान पे उनका घर था वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग आस पड़ोस में रहते थे वो कचहरी से यानी कोर्ट से जुड़े लोग ही ज़्यादातर रहते थे, क्योंकि शुक्ल जी के पिताजी स्वयं एक वकील थे। उस समय उस टाइम पे क्या होता था कि कोर्ट की जो लैंग्वेज होती थी, कोर्ट में जिस भाषा में बहस होता था वो उर्दू ही था, क्योंकि मुग़ल काल से कचहरी की भाषा उर्दू ही चली आ रही थी। तो यहाँ पे लेखक इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे उनके पिताजी का मकान था तो वहाँ आसपास जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर लोग कोर्ट में ही काम करने वाले होते थे, जो ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले होते थे, उर्दू सुनने वाले होते थे। तो उन सब के कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी सी लगती थी। कहने का मतलब है उनके उर्दू कानों में, यानी उर्दू बोलने वाले और सुनने वाले कानों में जो हिंदी थी वो कुछ अलग सी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग छोड़ रखा था, जिसके कारण वे जो लोग होते थे वहाँ पे रहने वाले वो लेखक को निसंदेह लोग कह करके पुकारा करते थे, क्योंकि लेखक और उनकी मंडली जो थी वो हिंदी में वार्तालाप करते थे और उसमें निसंदेह शब्द ज़्यादा प्रयोग करते थे। इसीलिए वे लोग इन लोगों का नाम ही निसंदेह लोग रख छोड़ा था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ़ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। लेखक कहते हैं कि एक बार उनके पड़ोस में एक सब जज आकर के रहने लगे थे और एक दिन उनके पिताजी उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान लेखक उधर से जा निकले तो उनके पिताजी ने अपने पुत्र का परिचय कराते हुए कहा कि इन्हें हिंदी का बहुत शौक है। तो जो सब जज थे उन्होंने कहा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह तो मैं इनके चेहरे पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि यह बात मुझे समझ नहीं आई उस टाइम पे कि उन्होंने ऐसा क्या मेरे चेहरे में देखा और ऐसा कहा, क्योंकि यह आज की बात नहीं है बल्कि आज से करीब 30 वर्ष पहले की बात है। इसलिए मैं आज भी इस बात को क्लियरली नहीं कह सकता हूँ। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा आना जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। शुक्ल जी कहते हैं कि चौधरी साहब से जब वो 8 वर्ष की उम्र में थे तो किस तरह से वो मित्रों की मंडली जोड़कर उनके घर के नीचे गए थे और किस तरीके से उन्होंने उनका एक दर्शन लिया था थोड़ी ही देर के लिए,
लेकिन अब 16 साल की उम्र में आते आते उन्हीं चौधरी साहब से, उन्हीं प्रेमधन जी से उनकी अच्छी खासी मित्रता हो गई थी और उनके घर में उनका आना जाना होने लगा था और वह उनके घर एक लेखक की हैसियत से आने जाने लगे थे। और आगे कहते हैं कि जो चौधरी साहब थे उन्हें ये लोग एक पुरानी चीज़ समझा करते थे और उन्हें एक पुरातत्व की दृष्टि से देखते थे। प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। कुतूहल यानी जिज्ञासा का, उनके बारे में और अधिक जानने का। और यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, मतलब वे परंपरागत रूप से ही अमीर थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करता था। उनकी हरेक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। लेखक बता रहे हैं कि कोई भी त्यौहार हो, जैसे बसंत पंचमी हो या होली हो, इन त्यौहार के अवसरों पर प्रेमधन जी यानी चौधरी साहब अपने यहाँ पे खूब अच्छे से इस त्योहारों को मनाते थे। अपने घर में नाच रंग आदि का उत्सव का आयोजन करवाते थे। उनकी जो रईसी थी यानी उनकी जो अमीरी थी वो उनकी वेशभूषा, उनके रहन सहन एवं चाल ढाल में भी नजर आती थी। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंधों तक बाल लटक रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी यानी ट्रे लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी जो पहनावा है, इनकी जो रहन सहन है, उसमें भी इनकी रईसी साफ झलक रही है। इनके लंबे लंबे बाल जो कंधे तक थे और ये इधर से उधर टहल रहे हैं, पीछे पीछे एक छोटा सा लड़का है जो पान की ट्रे लिया हुआ है। तो इस बात से इनकी रईसी साफ दिखाई पड़ रही है। बात की काट छाट का क्या कहना है। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उसमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। वक्रता का अर्थ है टेढ़ापन या व्यंग। तो चौधरी साहब के बारे में लेखक बता रहे हैं कि वो बातों को भी काट छाट कर कहते थे। काट छाट कर यानी व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते थे। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी वो बिल्कुल सीधी नहीं होती थी, बल्कि कुछ उल्टा अर्थ लिए होती थी। व्यंग होता था उनकी बातों में। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि का रे बचत नहीं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे। इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की ही फिक्र में रहा करते थे। शुक्ल जी बता रहे हैं कि जैसा उनका व्यक्तिगत रूप से जो उनके बातचीत करने का तरीका था और एक लेखक के नाते जिस प्रकार से वे लिखते थे, तो दोनों ही का जो ढंग था लिखने का और बातचीत का वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जिस प्रकार से वो एक लेखक उनके साहित्य में वो बिल्कुल सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा वो व्यक्तिगत रूप से जब आम जीवन में बातचीत करते थे तो उनका भाषा एकदम सीधा नहीं होता था, बल्कि वक्रता और व्यंग से भरा होता था। जैसे कि नौकर तक से भी वो इसी संवाद में बात करते थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास टूट जाता था तो उनके मुंह से निकलता था कारे बचत नहीं। जनरली हम ये बोलते हैं कि टूटा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि बचा तो नहीं, यानी टूट गया क्या, बचा तो नहीं, यानी उल्टे ही व्यंग्यात्मक रूप से नौकर से भी पूछ रहे हैं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। जब भी वो किसी से कुछ भी बातचीत करते थे तो सबसे पहले क्यों साहब जरूर लगाते थे। वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे। बनाना यानी कि हमेशा लोगों के बातचीत में उनकी गलतियां ढूंढा करते थे। उनको बेवकूफ़ बनाने की फिराक में लगे रहते थे। इससे क्या होता था, जो लोग उनसे मिलने वाले होते थे वह इस बात को समझते थे और वह भी मौके की तलाश में रहते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले आ रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंभे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। चट कवित्व पूरा हो गया और वामन जी ने नीचे से वह कवित्व ललकारा जिसका अंतिम अंश था
खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। एक दूसरी बात का जिक्र करते हुए लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में एक पुरानी परिपाटी के एक प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक बार क्या होता है कि वह चौधरी साहब के ऊपर कोई कविता जोड़ते हुए चले आ रहे थे सड़क पर, और कविता की जो अंतिम पंक्ति थी वह केवल रह गया था, वह उसे पूरा करना चाह रहे थे। तभी उनकी नज़र बरामदे में खड़े बाल छिटकाए किस पर पड़ा? चौधरी साहब पर। उन्हें देखते ही झट से उन्होंने अपना कवित्व पूरा कर लिया, यानी कविता को जो कि कवित्व छंद में लिख रहे थे वो उन्होंने पूरा कर लिया। और कविता पूरा होते ही बामन जी ने नीचे से ही ललकारा, यानी कि उसे पढ़ करके सुनाया, जिसका अंतिम अंश था खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। कि खंभा टेक कर, यानी खंभे पे हाथ रखकर, खंभे का सहारा लेकर इस प्रकार से कोई खड़ी है जैसे कि मुगल वंश की कोई नारी हो, स्त्री हो। अब आगे एक दूसरे बात का जिक्र करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है कि किस प्रकार से चौधरी साहब बातों को घुमा फिरा कर कहते थे, या किस प्रकार से बातों की काट छाट में वो माहिर थे, जिसका यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण पेश किया गया है कि कई लोग जब एक बार बैठ कर बातचीत कर रहे थे तो एक पंडित जी सामने से आते हैं। उनसे चौधरी साहब पूछते हैं, बताइए क्या हाल है? पंडित जी कहते हैं, कुछ नहीं, आज एकादशी थी तो बस कुछ जल खाया है। अब जल खाया नहीं जाता, बल्कि जल को पिया जाता है। तो चौधरी साहब ने यहीं पर उनकी क्षेत्रीय जो प्रभाव था उनकी बोली में, यह उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने बहुत ही हास्य व्यंग्य रूप से अगला प्रश्न किया कि जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। अब एक अन्य घटना का वर्णन यहाँ पर शुक्ल जी करते हैं कि एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब? एक लफ्ज मैं अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में न आया। आखिर घन चक्कर के क्या मानी है, उसके क्या लक्षण है? पड़ोसी महाशय बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो काम किए हों सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस प्रकार से चौधरी साहब जब दूसरे को बनाने की फिराक में रहते थे तो सामने वाला भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था कि वह चौधरी साहब को बनाने में कोई कसर छोड़े। तो जब एक बार चौधरी साहब ने अपने पड़ोसी से सवाल किया कि घन चक्कर का क्या मतलब है, क्या अर्थ है घन चक्कर का और क्या लक्षण है घन चक्कर का, तो पड़ोसी महाशय जी भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने जवाब दिया कि यह कोई मुश्किल बात नहीं है। आप क्या करिए कि एक दिन आपने जो काम सुबह से शाम तक किया है वह सोने से पहले एक पेपर में लिख जाइए और पढ़ जाइए। बस यही घन चक्कर का अर्थ है और यही घन चक्कर का लक्षण है। यानी एक तरह से उस पड़ोसी महाशय जी ने चौधरी साहब को घन चक्कर कह दिया। अब एक और बात का जिक्र करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि एक बार मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबा भगवान दास हालना, बाबा भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी। विनोदपूर्ण का अर्थ होता है कि आनंद से भरा हुआ, एक स्टोरी की तरह, कहानी की तरह उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब में यह बताया गया था कि उर्दू की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से उर्दू का विकास हुआ, किस प्रकार से उर्दू भाषा का प्रचार हुआ। उसे एक कहानी की तरह उन्होंने इस पुस्तक में लिखा था। पुस्तक का नाम क्या था? उर्दू बेगम। और उसी पर बातचीत कर रहे थे सब लोग। गर्मी का दिन था और सब लोग छत पर बैठे थे और चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। लेखक कहते हैं कि जब सब आपस में बातचीत कर रहे थे छत पे
और वहाँ पे एक लैंप चल रहा था। लैंप वो होता है जिसमें मिट्टी का तेल होता है नीचे और बत्ती होती है और शीशे का एक चिमनी होता है उस पे लगा हुआ। भभकना यानी तेज़ तेज़ जलना, कि जब वह तेज़ तेज़ जलने लग गया तो उस टाइम पे क्या होता है कि चिमनी जो होती है उसकी वह फूट जाती है अगर वो तेज़ तेज़ जलने लगती है, तो इससे पहले उसे बंद करना होता है। लेकिन चौधरी साहब की रईसी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो खुद लैंप को बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि नौकरों को बराबर आवाज़ लगा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन किया कि मैं उसे बंद कर दूं लैंप को, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी ने उन्हें धीरे से रोक दिया और उन्होंने इशारों में कहा कि देखो अभी क्या होता है। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूटी जाई तबे चलत आवह, यानी कि चौधरी साहब नौकर को बराबर आवाज़ लगा रहे थे और कह रहे थे कि जब फूट जाएगा ना तभी तुम आना। और अंत में क्या होता है कि चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ नहीं बढ़ा। यानी यहाँ पे वो उनकी रईसी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने स्वयं उठ करके लैंप को नहीं बंद किया बल्कि वे नौकर को आवाज़ ही देते रहे और कहते रहे कि जब फूट जाएगा तब चल कर आओगे। और अंततः होता भी ऐसा ही है कि लैंप फूट जाता है और परंतु वह खुद बंद नहीं करते हैं। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है वही नागरी कहलाई है। इस प्रकार वे मिर्जापुर न लिखकर मीरजापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर। मीर यानी समुद्र, जा यानी पुत्री और पुर। तो यहाँ उपाध्याय जी जो थे वो नागरी को ही पढ़े लिखे लोगों की भाषा मानते थे और इस पर अपना स्पष्ट करते हुए कहते थे कि नागरी एक पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, क्योंकि यह जो नागर है वो अपभ्रंश से निकला हुआ है जो कि शिष्ट लोगों की भाषा है, यानी पढ़े लिखे सभ्य लोगों की भाषा है। इसलिए वह स्वयं भी इसी भाषा का प्रयोग करते थे और इसी भाषा में लिखते भी थे। और उनका वो मिर्जापुर को मिर्जापुर ना कहकर ना लिख करके मिर्जापुर लिखते थे और इस बात पर वो तर्क देते थे कि मिर्जापुर जो है उसे लक्ष्मीपुर उसका अर्थ बताते थे और इसका तर्क देते थे कि मीर का अर्थ होता है समुद्र और जा का अर्थ है पुत्री और इस प्रकार से मिर्जापुर का अर्थ हुआ लक्ष्मीपुर। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो आपको तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और इस पाठ से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। धन्यवाद।